Good morning dear students, how are you? I hope you all healthy and happy. This is your chemistry class, but before starting the work, let's take pledge against COVID-19. I Ramandeep Kaur commit to be vigilant and bear in mind at all time the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask or face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So now let's start with the work. In the previous video, we have done with the limitation of the chemical equation and removal of drawbacks for the chemical equation. Now we will start with the balancing of a chemical equation. Balancing equations का प्रिंसिपल क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो डिस्कस करेंगे. प्रिंसिपल क्या है बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? इट इज़ बेस्ड अपॉन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन अ रिएक्शन. टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. प्रिंसिपल क्या है? ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे डिपेंड करता है कि जो टोटल मास होगा वो कंजर्व रहेगा इन अ केमिकल रिएक्शन. दैट इज इन अ रिएक्शन टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट कि जो टोटल मास है प्रोडक्ट का वो किसके इक्वल होगा? शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट. जितना मास हमारे पास प्रोडक्ट का होगा उतना ही मास हमारे पास रिएक्टेंट का होना चाहिए. ठीक है, मींस जो रिएक्टेंट है रिएक्ट करके हमें टोटल मास जो उनका बिफोर रिएक्शन है वो क्या होगा? कंजर्व रहेगा रिएक्टेंट का. रिएक्टेंट रिएक्ट करके उतना ही मास प्रोवाइड करेंगे जितना रिएक्शन से पहले था. In other words, number of atoms of each element should be equal on both sides. हम दूसरी लैंग्वेज में in other words हम बोल सकते हैं जो नंबर ऑफ एटम्स हैं बोथ साइड ऑफ अ केमिकल इक्वेशन वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए. सो देयर आर वेरियस मेथड फॉर बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन. फर्स्ट मेथड इज हिट एंड ट्रायल मेथड, पार्शियल इक्वेशंस मेथड, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, अलजेब्रिक मेथड. सो नाउ हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें कैसे करेंगे. इफ़ एन इक्वेशन इन अनबैलेंस्ड, इफ़ द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट साइड वेरी फ्रॉम दोज ऑन द प्रोडक्ट साइड, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज वायोलेटेड. हैंस एन अनबैलेंस्ड इक्वेशन मस्ट बी बैलेंस्ड. अगर कोई इक्वेशन हमारे पास अनबैलेंस्ड है मीन्स जो रिएक्टेंट है वो क्या है? नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स. दोनों साइड है ये इक्वेशन के नंबर ऑफ एटम्स है वो इक्वल नहीं है. सो सबसे पहले क्या करेंगे? हम उस अनबैलेंस्ड इक्वेशन को बैलेंस्ड करेंगे. दिस इज डन बाय असाइनिंग सुटेबल कोफिशिएंट्स टू द मॉलिक्यूल. ये कैसे होगा? अगर हम सुटेबल कोफिशिएंट है मॉलिक्यूल्स के वो असाइन करेंगे. सो वेयर नेसेसरी बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. अगर वहाँ पे पॉसिबिलिटी नहीं है तो पहले हम क्या यूज़ करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड. इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखेंगे? फर्स्ट एग्जांपल के लिए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है राइट द सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ वेरियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. द एलिमेंट्री गैसेज आर रिटन इन देयर एटॉमिक फॉर्म. दिस इज कॉल्ड स्केलेटन इक्वेशन. सबसे पहले हम सिंबल लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के लिए. आफ्टर दैट जो एलिमेंट्री गैसेज होंगी वो क्या होंगी? अगर एटॉमिक फॉर्म में है उसको हम स्केलेटन इक्वेशन कहेंगे. सेकेंड पॉइंट, सेलेक्ट द बिगेस्ट फॉर्मूला विच कंटेन्स लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम एंड इक्वलाइज इट्स एटम ऑन बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन. फिर हम क्या करेंगे उसके बाद कि बिगेस्ट फॉर्मूला को सिलेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम किस एटम के हैं, फिर उसको उस एटम को इक्वलाइज करेंगे ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन. सिमिलरली बैलेंस द एटम्स ऑफ अदर फॉर्मूला इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है जिस एटम की जो नंबर ज़्यादा है पहले उसको बैलेंस करेंगे. आफ्टर दैट जो उससे कम है फिर उससे कम इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर उसे बैलेंस करेंगे. और स्टार्ट बैलेंसिंग इक्वेशन फ्रॉम द एलिमेंट्स विच अकर इन मिनिमम नंबर ऑफ प्लेसेस इन द इक्वेशन.
या फिर हमें बैलेंसिंग स्टार्ट करनी है, किससे करनी है, जो सबसे कम प्लेसेस पे आ रहा है। बैलेंस द एटम ऑफ अदर एलिमेंट्स एंड एटम ऑफ द एलिमेंट्स विच अकर इन मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस बैलेंस्ड लास्ट ऑफ ऑल। जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लेसेस पे आ रहा है उस एटम को हम लास्ट पे बैलेंस करेंगे। थर्ड पॉइंट, द इक्वेशन इज मेड मॉलिक्यूलर। जो इक्वेशन है वो मॉलिक्यूल मेड करनी चाहिए। टेक आउट द कॉमन फैक्टर, अगर कोई उनमें कॉमन फैक्टर है उसे ले। ये सब हम एक इक्वेशन के थ्रू देखेंगे। ये वाले जो हमने स्टेप्स देखे हैं ना, स्टडी किए हैं, उसको फॉलो करेंगे इन दीज। फर्स्ट ऑफ ऑल द स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन में क्या होगा, जो गैसेस है वो देयर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। यू कैन सी हियर व्हेन सोडियम रिएक्ट विद वाटर, वाटर में क्या होता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। जब सोडियम रिएक्ट करेगा विद वाटर इट विल फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये क्या फॉर्म करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड नेसेंट हाइड्रोजन। ये एटॉमिक फॉर्म एग्जिस्ट करती है। ये हमारी क्या हुई, स्केलेटन इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे जो गैस है वो देयर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। स्टेप नंबर 2, in the equation number of sodium, oxygen and hydrogen equal on the two sides. The above equation is balanced but it is not molecule because hydrogen is in atomic form. यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये बैलेंस तो है लेकिन इसमें क्या, अभी इसमें लिमिटेशन है कि ये जो हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में है और हाइड्रोजन है वो एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती, इसीलिए इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में लाने के लिए हमें बैलेंस करना पड़ेगा। टू मेक बैलेंस इक्वेशन हम क्या करेंगे, बोथ साइड इंटायर इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 2। व्हेन होल इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय द 2 देयर आर 2 सोडियम एटम्स react with 2 water molecule and it will give 2 molecules of sodium hydroxide plus hydrogen गैस। ये हमें क्या प्रोवाइड करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद, ये हमारे पास बैलेंस इक्वेशन हुई क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे स्केलेटन इक्वेशन में ये एटॉमिक फॉर्म में है लेकिन इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। सो देयर आर सो मैनी अदर एग्जांपल्स। वी हैव अनदर एग्जांपल, KClO3 गिव राइज टू KCl एंड O2। इस रिएक्शन में क्या होगा, हमारे पास देखो पोटाशियम है, पोटाशियम ये हमारे पास क्या है, पोटाशियम बैलेंस्ड है इन दिस साइड ऑन बोथ साइड। क्लोरीन है वो भी बैलेंस है, देयर आर ऑल्सो 1 एटम एंड ऑन दी प्रोडक्ट साइड देयर इज ऑल्सो 1 क्लोरीन एटम एंड देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम ऑन दी रिएक्टेंट साइड बट देयर आर ओनली 2 atoms ऑफ ऑक्सीजन ऑन दी प्रोडक्ट साइड। सो देयर इज़ अ इम्बैलेंस, ये इम्बैलेंस इक्वेशन है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सेट द कोएफिशिएंट 2 बिफोर KClO3। इससे पहले हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे 2। जब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन एटम कितने हो जाएंगे, 3 to 6, 3 2 6। ऑक्सीजन एटम हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे कितने हैं, 6, राइट हैंड साइड पे भी कितने हैं, 3 to 6। सो हमारे पास ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन अब क्या हो गया, पोटाशियम एंड क्लोरीन को भी बैलेंस करना पड़ेगा। सो नाउ टू बैलेंस पोटाशियम एंड क्लोरीन ऑन बोथ साइड्स एट द कोएफिशिएंट 2 बिफोर, हम इससे पहले भी क्या लगा देंगे 2, बिकॉज ऑक्सीजन तो बैलेंस है दोनों साइड। अब क्या होगा, पोटाशियम देयर आर 2 atoms ऑफ पोटाशियम, देयर आर ऑल्सो 2 atoms ऑफ क्लोरीन एंड देयर आर also 2 atoms of chlorine on the right hand side. So this is a balanced chemical equation. There are number of reactant equal to the number of products. Reactant and product में दोनों में जो atoms है वो क्या है, balanced है। We have another example, aluminium react with sulfuric acid
गिव अस एल्युमिनियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। एल्युमिनियम यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो हमारे पास सिंगल एटम है, लेकिन ऑन द प्रोडक्ट साइड देयर आर 2 एल्युमिनियम एटम्स एंड देयर आर ओनली 1 सल्फेट आयन ऑन द राइट हैंड साइड, बट देयर आर 3 एटम्स ऑफ सल्फेट आयन्स ऑन द प्रोडक्ट साइड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बैलेंस करना होगा, सल्फेट आयन। सो वी पुट 3 बिफोर दी सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे H2SO4 के आगे हम क्या प्लेस करेंगे, 3। कॉफिशेंट क्यों 3 यूज़ किया हमें, क्योंकि हमारे पास सल्फेट आयन्स हैं, वो कितने हो गए, 3। सो ये बैलेंस हो गया, सल्फेट आयन बैलेंस हो गए। देखो दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 है, राइट हैंड साइड पे भी 3 है। नाउ हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा, सो वी पुट 3 बिफोर हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो 3 2 6 हो गए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितनी थी, 2 हाइड्रोजन थी, तो दैट्स वाई वी पुट हेयर 3 बिफोर दी हाइड्रोजन गैस। तो अब क्या हुआ, सल्फेट आयन तो ऑलरेडी बैलेंस है हमारे पास, हाइड्रोजन 3 2 6 3 2 6, दोनों साइड लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड दोनों क्या है, 6 है। सो नाउ बैलेंस करने हमें एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के आगे हम क्या प्लेस कर देंगे, 2। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑन दी प्रोडक्ट साइड हमारे पास 2 एल्युमिनियम एटम्स हैं और देयर आर ओनली 1 एल्युमिनियम एटम्स। अगर हम यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो दोनों साइड एल्युमिनियम भी क्या होगा, बैलेंस होगा। सो बाय पुटिंग दीज कोएफिशिएंट्स वी गेट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, दैट इज 2 एल्युमिनियम atoms react with 3 sulfuric molecules and give rise to Al2SO4 thrice plus 3 molecules of hydrogen gas. So this is a balanced equation. So we have another example. Try to do this by yourself. And we have another example. यहाँ पे क्या है हमारे पास, पोटाशियम बाइकार्बोनेट है जो रिएक्ट कर रहा है विद HCl। ये क्या करेगा, हमें क्या प्रोडक्ट देगा, पोटाशियम क्लोराइड प्लस क्लोरीन क्लोराइड प्लस वाटर प्लस क्लोरीन। यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन को। देयर आर 7 oxygen atoms on the right hand side, but there are only 1 oxygen atom on the product side. So हमें सबसे पहले इसको बैलेंस करना होगा, ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे क्या प्लेस कर दिया, 7 ऑन द प्रोडक्ट साइड। क्यों किया, क्योंकि देयर आर 7 oxygen on the left hand side. So by putting here 7, there are also 7 oxygen atom on the right hand side. Now वी विल बैलेंस पोटाशियम। पोटाशियम को बैलेंस करना होगा, उसके आगे भी हम क्या लगाएंगे, 2, बिकॉज देयर आर 2 पोटाशियम एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी ऑलरेडी हैव। तो यहाँ पे अगर हम कोएफिशिएंट 2 पुट कर देंगे तो पोटाशियम के आयन एटम्स हमारे पास कितने होंगे ऑन द राइट हैंड साइड, देयर आर ऑल्सो 2। सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पोटाशियम। नेक्स्ट फॉर क्लोरीयम। क्लोरीयम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमारे पास क्लोरीयम के 2 एटम्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कितने थे, ओनली 1। तो इसके आगे हम अगर 2 पुट कर देंगे तो हमारे पास बैलेंस्ड होगा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे दोनों क्लोरीयम बैलेंस है। नेक्स्ट अबाउट द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमें कितने चाहिए, 7 to the 14 है प्रोडक्ट साइड पे। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड 14। अगर यहाँ पे 14 लिखेंगे तो दोनों साइड बैलेंस हो गए, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड और ऑन द राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट टू बैलेंस क्लोरीन। क्लोरीन को बैलेंस करना होगा। क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे कितने क्लोरीन है हमारे पास, 14। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 2 6। ये तो हमारे पास ऑलरेडी था। यहाँ पे क्लोरीन क्या थी हमारे पास, क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था। तो इसके आगे अगर हम 3 पुट कर देंगे तो ये कितना बन गया, 3 2 6, 3 2 6, 6 12 हो गए,
2 यहाँ पे हमारे पोटाशियम के साथ हैं. सो वी गेट 8 plus 6 equals to 14 chlorine atoms on the right hand side. So there is a balance of each atom on both side, reactant and product side. So thus by balancing we got a balanced chemical equation. You can see it. So next about to balancing, अगर हमने कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस को बैलेंस करना होगा तो उसके लिए हमें क्या करना होगा. वेन एवर एनी हाइड्रोकार्बन इज बर्न कम्प्लीटली इन अबंडेंट अप्लाई ऑफ ऑक्सीजन द प्रोडक्ट्स रिलीज आर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. जब भी कोई हाइड्रोकार्बन है बर्न होगा कम्प्लीटली इन अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, तब क्या होगा, क्या क्या रिलीज होंगे हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ऑन द अदर हैंड साइड व्हेन द कंबशन इज इनकम्प्लीट द प्रोडक्ट रिलीज आर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर. जब कंबशन है वो इनकम्प्लीट होगा तो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड एंड वाटर ही रिलीज होंगे. इन ऑर्डर टू बैलेंस सच रिएक्शंस बैलेंस कार्बन देन हाइड्रोजन एंड फाइनली ऑक्सीजन. सबसे पहले कार्बन को बैलेंस करना होगा, उसके बाद हाइड्रोजन को, उसके बाद लास्ट में हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. सो वी हैव अ रिएक्शन फॉर दिस. C6H12 प्लस O2 गिव राइज टू, इसका रिजल्ट तो हमें ऑलरेडी पता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर ही होगा. सबसे पहले हमें क्या बैलेंस करना होगा, कार्बन एटम्स को. सो देयर आर 6 कार्बन एटम्स ऑन द reactant side. So we put 6 before carbon dioxide so that the number of carbon atom should be balanced, कि ये बैलेंस हो जाए, इसके आगे हमने 6 प्लेस कर दिया. सो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास कार्बन के भी 6 एटम्स हैं, ऑन दी राइट हैंड साइड यहाँ पे भी 6 एटम्स हैं. उसके बाद हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना होगा. सो देयर आर 12 हाइड्रोजन एटम ऑन दी लेफ्ट हैंड साइड. तो इसके आगे अगर हम 6 लगा देंगे तो ये हमारे पास 12 बन जाएंगे ऑन दी प्रोडक्ट साइड. यहाँ पे हमने 6 लगा दिया, 6 to 12. सो हमारे पास जो हाइड्रोजन एटम्स है वो भी क्या हो गए, बैलेंस. नाउ हमें क्या बैलेंस करना है, ऑक्सीजन एटम को. कार्बन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस है. अब ऑक्सीजन देखनी है. ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे ओनली 2 है ऑन दी राइट हैंड साइड, बट यहाँ पे कितने हैं, 6 to 12 प्लस 6 18 है हमारे पास राइट हैंड साइड में. तो लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या प्लेस करेंगे, यहाँ पे 9 2 ज़ा 18. सो यहाँ पे भी 18 एटम्स हैं. ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी ऑल्सो हैव 18 atoms of oxygen on the product side. So this is a balanced chemical equation. C6H12 plus 9 oxygen atom give rise to 6 molecule of carbon dioxide plus 6 molecules of water. So this is all about the balancing of a complex combustion reaction. There are another example of this. Try to do this by yourself. नेक्स्ट वी हैव अ पार्शियल इक्वेशन मेथड. हमारे पास क्या है, पार्शियल इक्वेशन मेथड है. इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू बैलेंस सर्टन कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड. इन दिस इक्वेशंस डिफरेंट एलिमेंट्स आर ऑफ्टन रिपीटेड एंड टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू बैलेंस सच इक्वेशंस बाय द अबव मेथड. इन सच केसेस पार्शियल इक्वेशन मेथड हैज़ बीन फाउंड टू वेरी यूज फॉर बैलेंसिंग. कभी हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम जो कॉम्प्लिकेशन रिएक्शन होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस होती हैं, उसमें बहुत टाइम लगता है. सो दैट्स वाई हम उसके लिए पार्शियल इक्वेशन मेथड को यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा कम टाइम में कंज्यूम करता है. सो दैट्स वाई एट द सेम टाइम दिस मेथड हेल्प्स इन नोइंग द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन. इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें उसके मैकेनिज्म भी पता चल जाता है कि किस स्टेप्स के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन पॉसिबल हो रही है. तो इसमें इस मेथड के लिए स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व होंगे. द केमिकल इक्वेशन इज सपोज टू टेक्स प्लेस इन 2 और मोर स्टेप्स विच मे बी रियल और इमेजिनरी. जो केमिकल इक्वेशन है वो 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप में होगी. वो स्टेप रियल भी हो सकते हैं और इमेजिनरी भी हो सकते हैं. मीन्स इंटरमीडिएट प्रोडक्ट हमें दिखाना है. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट रियल भी हो सकता है और इमेजिनरी भी हो सकता है.
दिस इज डिपेंड अपॉन द इक्वेशन. सो नेक्स्ट step is simple equations are balanced. Simple equations are written for these individual steps and balanced by hit and trial method. सिंपल इक्वेशंस को हम इंडिविजुअल स्टेप्स में लिखते हैं, फिर उसके बाद उसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं. दीज आर नोन एज पार्शियल इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे? पार्शियल इक्वेशन. पहले हम इंडिविजुअल स्टेप्स को देखते हैं, फिर उसके बाद हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करते हैं. These partial equations are added up being multiplied by the stable numbers to cancel the intermediate product. पार्शियल इक्वेशंस में जो हमने ऐड अप किया था, ठीक है, और हमने सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई किया था इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को, उसकी कैंसिलेशन हो जाती है. जब हमें फाइनल इक्वेशन लेनी है ना, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है वो क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है. ये हम देखेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अबाउट दिस. इफ़ द फाइनल इक्वेशन इज इन द एटॉमिक फॉर्म, अगर फाइनल इक्वेशन एटॉमिक फॉर्म में है, इट कैन बी मेड मॉलिक्यूलर बाय सुटेबल मल्टीप्लिकेशन. इसको हम मॉलिक्यूलर फॉर्म में मल्टीप्लाई करके, ठीक है, बना सकते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्म में. सो वी हैव अ एग्जाम्पल फॉर दिस. एग्जाम्पल के थ्रू आपको सारे इसके स्टेप क्लियर हो जाएंगे. इन दिस रिएक्शन सपोज टू टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स. ये जो रिएक्शन है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड टू गिव राइज NO प्लस वाटर प्लस सल्फर. ये हमें ये प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन ये इसमें हमें पूरी एज सच इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही. इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या देखेंगे? इसको डिफरेंट स्टेप्स में इस रिएक्शन को सपोज करेंगे. ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट हो रही है. फर्स्ट, नाइट्रिक एसिड ब्रेक टू दी वाटर प्लस 2 NO प्लस 3 ऑक्सीजन. पहले तो ये इसमें स्प्लिट होगी. यहाँ पे देखो हाइड्रोजन बैलेंस है, यस. नाइट्रोजन बैलेंस है, यस. ये नाइट्रोजन भी बोथ साइड बैलेंस है. ऑक्सीजन 3 2 6, यहाँ पे 3 4 5 ये बैलेंस नहीं है. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या देखेंगे? सेकेंड स्टेप में ऑक्सीजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन सल्फाइड. ऑक्सीजन हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करके सल्फर प्लस वाटर हमें बट एज अ प्रोडक्ट दे रही है. अब ये तो हमारे पास थी, ये इसकी मैकेनिज्म के थ्रू हमने देखा कि 2 स्टेप में हो रही है. पहले ये स्टेप हो गया, फिर सेकंड स्टेप. अब इसको क्या करेंगे? दोनों रिएक्शंस को एज हम ऐसे लिखेंगे. यू कैन सी हियर. नाउ मल्टीप्लाई द सेकेंड इक्वेशन बाय 3 एंड ऐड सो टू कैंसल द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट. हम इस सेकंड वाली रिएक्शन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड, 3 ऑफ ऑक्सीजन, 3 ऑफ वाटर एंड 3 ऑफ सल्फर. जब हम इस पूरी रिएक्शन को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब क्या होगा? जो हमारे पास इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था 3 नेसेंट ऑक्सीजन, नेसेंट या नेसेंट मीन्स सिंगल ऑक्सीजन है हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसकी कैंसिलेशन हो जाएगी, क्योंकि एक हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा हमारे पास क्या है? राइट हैंड साइड में है. जब ये, ठीक है, ये शिफ्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा. तो दैट्स वाई ये 3 नेसेंट ऑक्सीजन क्या हो गए? कैंसिल हो गए ऑन अ बोथ साइड. सो नाउ वी हैव ओनली 2 nitric acid molecules on this side. 3 hydrogen sulfide give rise to 3 plus 1. कितना हो गया हमारे पास? 4 वाटर मॉलिक्यूल है, और हमारे पास 2 यहाँ पे कितने हो गए? 2 NO प्लस 3 सल्फर. दिस इज़ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. सो यहाँ पे हमारे पास 2 स्टेप्स में हुई. इंटरमीडिएट प्रोडक्ट था हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन, इसको हमने बैलेंस करके हिट एंड ट्रायल मेथड से उसको फिर क्या कर दिया? हमने एलिमिनेट कर दिया. सो दिस इज़ द ओरिजिनल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. हमारे पास अनदर एग्जांपल है, ठीक है. यहाँ पे क्या हो रहा है? फॉस्फोरस रिएक्ट विद द नाइट्रिक एसिड. ये हमारे पास क्या बना रहा है? ठीक है, क्या हमारे पास स्टेप इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, 2 स्टेप्स में हो रही है ये. इन अ फर्स्ट स्टेप
नाइट्रिक एसिड डिकम्पोजेस टू वाटर प्लस 2NO2 प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। पहले ये फर्स्ट स्टेप में इसमें सेपरेट हुआ। इन अ सेकेंड स्टेप ऑक्सीजन फॉर्म्ड अ वर्ब कन्वर्ट्स फॉस्फोरस टू फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड। ये क्या कर देगा, फॉस्फोरस को जब नेसेंट ऑक्सीजन के साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड हमें ऐसा प्रोडक्ट देगा। आफ्टर दैट फाइनली जब ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, मीन्स रिएक्ट करेगा विद द वाटर, ये हमें क्या देगा, फॉस्फोरिक एसिड देगा। सो देयर आर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन। इसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हुए हैं। अब हमारे पास इंटरमीडिएट भी बनी है, हमारे पास फाइनल इक्वेशन तो ये नहीं होगी ना, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट इक्वेशन को लिखा है एज इट इज 2HNO3 give rise to water plus 2NO2 plus nascent oxygen। इन दी सेकेंड स्टेप पहले तीनों को एज इट इज लिख देंगे। 2 phosphorus atoms combine with 5 nascent oxygen and give rise to phosphorus pentoxide। after that phosphorus pentoxide absorb water and give rise to phosphoric acid। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास नेसेंट ऑक्सीजन को हमने कैंसिल करना है, तो हम क्या करेंगे, होल इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे विद द 5। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 10, ये 5 वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे 5 2 ज़ा 10 एंड देयर ऑल्सो 5। हमने पूरी इक्वेशन को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे हम अब क्या होगा, जो 5 नेसेंट ऑक्सीजन है उसकी तो कैंसिलेशन हो जाएगी, यू कैन सी, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा एज इट इज़, ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड है, इसकी भी कैंसिलेशन होगी। वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 5 है हमारे पास ऑन दी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड पे 3 है। 5 - 2 हमारे पास, सॉरी 5 - 3 हमारे पास कितने रह गए, यहाँ पे 2 वाटर। सो नाउ वी गेट अ ओवरऑल इक्वेशन। ओवरऑल इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, 10 HNO3 plus 2 phosphorus atom give rise to 10 NO2 plus 2 water molecule। 2 क्यों है, क्योंकि 5 - 3 we have 2 water molecule and plus phosphoric acid। so now in these equation we have 2 as a common। इसमें 2 हमारे पास कॉमन फैक्टर है, अगर हम 2 बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, phosphorus plus 5 HNO3 give rise to 5 NO2 plus water plus phosphoric acid। 2 को एलिमिनेट किया तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, कॉमन फैक्टर ले लिया हमने 2 को एज अ, तो हमारे पास कितना बचा, 2 फॉस्फोरस, यहाँ पे भी हमने 2 कॉमन लिया, उस और 2 की कैंसिलेशन हो जाएगी। तो हमारे पास कितना आ गया, फॉस्फोरस एटम कंबाइन विद नाइट्रिक एसिड गिव राइज टू 5NO2 प्लस H2O प्लस H3PO4। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्शियल इक्वेशन मेथड। पार्शियल इक्वेशन मेथड में हमने इंटरमीडिएट के थ्रू, ठीक है, इसको बैलेंस किया इक्वेशन को। क्यों, क्योंकि जो हिट एंड ट्रायल मेथड है वो क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। सो दैट्स वाई इसमें पहले इंटरमीडिएट को लेट करते हैं कि इंटरमीडिएट बनता है, वो रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। आफ्टर दैट उसको इन द ओवरऑल इक्वेशन में हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। सो दिस इज़ नेक्स्ट अबाउट द वर्कशीट, ट्राई टू डू दिस बाय योरसेल्फ। दिस इज रिलेटेड टू द टॉपिक दैट वी लर्न in this video। if you have some doubt related to this topic then we discuss in our online interaction class। so thanks students, have a nice day।